तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एकेडमी बच्चों। सो टुडे हम जो डिस्कशन करेंगे ना, क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। ये लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहे क्योंकि नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, है ना। बट कुछ टाइम के बाद ही कंटिन्यूसली डेली आपको एक एक लेक्चर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। क्योंकि डेली यहाँ पे आपको लेक्चर मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो। डेली मोटिवेशनल कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं बच्चों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेरियस अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम लेके रखिए, तो वहां पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके गेट में बहुत काम आएगा, ये आपके नेट में बहुत काम आएगा, जैम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखिए, एक टर्म है आपके पास, जब से आप क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो दो नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप पार्टिकल के वेव नेचर, है ना, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ये दो नेचर आपके साथ हमेशा चल रहे होते हैं बच्चों। तो जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर आप किसी पार्टिकल के लिए, बशर्ते वो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन क्लासिकल पार्टिकल को पकड़ के कह रहे हैं कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होगा, नहीं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है अपन का, वो केवल किसके लिए होगा? क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के हुआ। तो क्या कह रहा है कि ये पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली अपन जो है पोजीशन और वेलोसिटी नहीं पता कर सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर एग्जैक्टली। आप एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि मेजर नहीं कर सकते हैं, सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। इवन इन थ्योरी द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी टुगेदर इनफैक्ट हैव नो मीनिंग इन नेचर, है ना। यानी कि ये जो है एक हाइपोथेटिकली आपने इस तरीके से कहा है ना। एक्सपेरिमेंट बाद में किए गए इस पे बेस्ड बहुत सारे, बट इनिशियली इस पे एक हाइपोथेसिस दी गई। जैसे आइंस्टाइन थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी सारी की सारी हाइपोथेसिस है, ब्लैक होल एक हाइपोथेसिस कंसेप्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया। अभी केवल और केवल पोजीशन और टाइम के लिए, वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है या मोमेंटम के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो कुछ और समझते हैं इसको, थोड़ी बहुत बात है। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टिकल के लिए मोमेंटम, है ना, और क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे, यू कैन सी हियर कि आपने मोमेंटम फाइंड किया तो इतनी उसमें अनसर्टेनिटी आई, पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी आई। मतलब इस रीजन के अंदर आपका पार्टिकल एग्जैक्ट कहाँ पे है, वो एक शार्प सा पीक नहीं मिल रहा है आपको। एग्जैक्ट कहाँ पे है अपन ये नहीं बता पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस रीजन के अंदर होगा। तो हमने कहा कि दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। इज दैट क्लियर? तो जब आप एरर फाइंड करते हैं, डेल्टा एक्स आपको पता चल गया अंडर रूट ऑफ, है ना, जब एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो आपने एरर फाइंड की बच्चों, यू जस्ट फाइंड आउट द एरर। तो डेल्टा एक्स की एरर पता की, डेल्टा पी की एरर पता की, तो दिस, है ना, ये जो इनका प्रोडक्ट है ये हमेशा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? एच अपॉन किसके? 4 पाई के, है ना। एच अपॉन 4 पाई नियरली लिखा हुआ है, एच कट लिखा हुआ है जनरली, एच अपॉन 4 पाई या एच कट अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये नियरली इक्वल टू एच कट लिख सकते हैं, यू नॉट नीड टू बॉदर, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं। अब क्या सर ये केवल इसी के लिए एप्लीकेबल है? नो। अब देखो इसमें कंसिक्वेंसेस क्या है ना। एग्जैक्टली हम जो हायर ऑर्डर में पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या होता है कि ये कहता है कि टू फाइंड, है ना, दी, अगर आप दो कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल ले लें, है ना, अगर आप ऐसे ले लें, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज, है ना, इम्पॉसिबल टू मेजर टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक, कैनोनिकली, अब अभी आपको बताऊंगा मैं कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल किसको कहते हैं। कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनामिक वेरिएबल, है ना, डायनेमिक वेरिएबल क्या कहा मैंने, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्री एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी मतलब आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं पता कर सकते हैं, विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ नहीं पता कर सकते। अब सर आप ये कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल किसको कहते हैं? बेटा ऐसे वेरिएबल जो कि जो हमारी हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एक्स और पी का अगर आप कैन जो पॉइजन ब्रैकेट निकालें, है ना, इसकी वैल्यू निकालें तो ये जीरो नहीं आएगी, डज नॉट इक्वल टू जीरो, आई एच कट समथिंग आपको वैल्यू देगी। जबकि अगर मैं एक्स और पी वाई का
है ना, यहाँ पे पी एक्स था, इनका निकालू तो ये 0 दे देगा आपको। तो ऐसे वेरिएबल है ना क्या कहलाते हैं, कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जो हमारे कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल होता है, बहुत बात ध्यान समझिए, है ना, दूज वेरिएबल विच आर कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल, तो उनको हम आर्बिट्री एक्यूरेसी के साथ कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर देयर वैल्यू विद आर्बिट्री एक्यूरेसी। ओके, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो आप जो है पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का एक्स कोऑर्डिनेट एक साथ नहीं मेजर कर सकते। अगर आप मेजर करने की कोशिश भी करेंगे तो एरर आ जाएगा वहां पे। कितना एरर आएगा, ये जो एरर होगा वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा, यानी कि एच कट, इट इज इक्वल टू ऑलवेज एच कट अपॉन 2 पाई, है ना, यही हम ये एच अपॉन 4 पाई आप इसको कहते हो। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, समझ पा रहे हो? ये तो केवल पोजीशन, बट अगर आप ऐसा करें कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई फाइंड करें, है ना, तो ये तो कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल नहीं है कहीं से भी कहीं तक। तो इसका मतलब है कि अगर आप इनको मेजर करेंगे तो ये दोनों आर्बिट्री एक्यूरेसी के साथ एक ही टाइम पे मेजर किए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेज स्पेस। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, फेज स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं बातों को? आप पोजिशन और मोमेंटम का एक ही कोऑर्डिनेट एक ही टाइम पे नहीं मेजर कर सकते। आपको अगर पोजीशन और मोमेंटम का एक ही कोऑर्डिनेट पता करना है तो एरर आ जाएगी वहां पे, बट आप पोजीशन का अलग कोऑर्डिनेट मेजर करो, मोमेंटम का अलग कोऑर्डिनेट मेजर करो, इट इज पॉसिबल हियर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। बच्चों आगे चलते हैं। तो नाउ क्या इतने ही होते हैं सर कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल? क्या सर एक्स और पी एक्स ही होते हैं? नो, इट इज नॉट ट्रू। बहुत सारे होते हैं, जैसे ये डेल्टा थीटा और एंगुलर मोमेंटम, ये भी दोनों आपस में कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिक वेरिएबल है, यानी कि अगर इनका भी अगर आप पॉइजन वेक्टर निकालें तो ब्रैकेट निकालते तो इट नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, आप इसको नियरली एच कट लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चन पे डील करें, जेएम में जब क्वेश्चन डील करें, नेट में जब क्वेश्चन डील करें, तो यू कैन पुट। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं सोचिए कि यही रखना है। नेक्स्ट एनर्जी और टाइम भी आपस में कैनोनिकली कॉन्जुगेट होते हैं। तो एनर्जी और टाइम भी किसी पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट एनर्जी एग्जैक्ट टाइम पे निकालना इम्पॉसिबल है, दोनों, है ना, इस टाइम पे वही एनर्जी निकालना इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल, एरर आ जाएगी इसमें भी एच अपॉन 4 पाई की। सो ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ योर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और बहुत लार्जली आप उसको यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बता देता हूं, अगर अपन को एप्लीकेशन पार्ट में आना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से यू नो दैट जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻15 होती है ना। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकालें, कैसे निकालेंगे, p²/2m। सर p कहां से निकलेगा, p यहां से निकलेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा p इक्वल टू एच कट अपॉन 2 पाई से यहां से निकलेगा डेल्टा p, यहां पे रखेंगे। तो ये जो एनर्जी आएगी और ये जो एनर्जी आएगी सेम नहीं आएगी। एक्चुअली एनर्जी जो होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर होता, और क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं इलेक्ट्रॉन, बाहर होता है, तो एग्जैक्टली जो इस फॉर्मूले से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो अपन एनर्जी निकालेंगे और एक्चुअल जो एनर्जी है वो डिफरेंस आता है। तो अगर आप मान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो आपकी जो एजम्पशन है वो गलत है, रॉन्ग एजम्पशन आप लेके चल रहे हो। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात? एप्लीकेशन समझ रहे हो कैसे करते हैं? हमेशा ये क्वेश्चन जैम में आपसे पूछा भी गया हुआ है, तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा। यू नॉट नीड टू बॉदर कि सर ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको बोहर एटॉमिक रेडियस निकालनी है, बोहर एटॉमिक रेडियस मतलब ग्राउंड स्टेट की बोहर एटॉमिक रेडियस निकालनी है, एटॉमिक रेडियस, तो बोहर एटॉमिक रेडियस भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो सर, है ना। बोहर एटॉमिक रेडियस जो होता है वो यहां से निकाला जा सकता है। क्या करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू आप एच कट अपॉन 2 लिख दो, एच कट अपॉन 2 पाई लिख दो, जो भी लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। टोटल एनर्जी पार्टिकल की होती है p²/2m, ये पता चल गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जो ई आया है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर रख देंगे। ई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो यू फाउंड कि आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल जाएगी। दिस इज ऑल्सो
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू नो द एनर्जी इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है हाइड्रोजन, एन इक्वल टू 1 रख देंगे ग्राउंड स्टेट में। तो दूसरा सॉरी, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है, तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में मिनिमम होनी चाहिए, तो यहां से आपको बोहर एटॉमिक रेडियस यानी कि इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। पी निकालेंगे, यहां से पी निकलेगा, तो यहां पे रखने पे डेल्टा एक्स निकल जाएगा और इट इज नियरली इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यू नो। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन भी काफी शानदार है, मतलब यहाँ पे सीख लो इसको, है ना। ऑलरेडी आपको कोर्सेस में बताए गए होंगे, पर यहाँ पे भी सीखना ही इंडिविजुअली पढ़ने में अलग मजा है इसको। और इसी तरीके से ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना, टू फाइंड, अगर अपन को कभी फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सिस्टम की, क्या कह रहा हूं मैं, समझ लीजिए ध्यान से। अगर आपको किसी भी सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, ग्राउंड टू फाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके, किसी भी पार्टिकल की अपन अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। क्या करोगे, ई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जीरो रख दोगे, तो अपन को ग्राउंड स्टेट एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू है, मिनिमम होती है ना ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, तो वो पता चल जाएगी। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने में भी ध्यान रखना है, वेरिएंस जो होता है, जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी आपको बताया गया, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। में अपन को क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से अपन यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, एरर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो ओवरऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। ये पूरा जो चैप्टर है आपका, वो काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो कल का लेक्चर होगा हमारा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, अब हम आ जाएंगे वेव क्वांटम मैकेनिक्स में। वेव क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे अनसर्टेनिटीज को डिस्कस कर चुके हैं। वेव क्वांटम मैकेनिक्स में हम श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें सीखेंगे, है ना। सो बस आपको क्या करना है, यू हैव टू सपोर्ट दिस चैनल। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो जो है वो जब भी आप देखें अंत तक देखिए, लाइक कीजिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, और आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते रहेगा। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।